अब जैसे आप व्यक्तिगत संसाधन के विषय में बात करेंगे, तो व्यक्तिगत संसाधन का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा संसाधन है जो किसी का निजी है, खुद का संसाधन है, उस पर व्यक्ति का ही अधिकार है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता, वो व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग संसाधन के विषय में पूर्ण तरीके से अध्ययन कर लिए थे और जान लिए थे कि संसाधन क्या है। संसाधन को दो भागों में हम लोग बांट दिए थे, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। इन सारी चीजों के विषय में अध्ययन कर लिए थे। अब देखो ध्यान से, संसाधनों का अध्ययन कुछ और भी तरह से हम लोग करते हैं, कुछ और भी तरीके से संसाधनों को बांटा गया, जिसके आधार पर हमें उनका अध्ययन करना है। ठीक, तो संसाधनों का अध्ययन ध्यान रखना हम चार आधार पर करेंगे। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किस चीज की, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में संसाधन को रखा गया, एक जैव और एक अजैव संसाधन। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर क्या है कि ये ऐसे संसाधन है जिनकी उत्पत्ति हम कर सकते हैं या जो अपने से भी उत्पन्न हो सकते हैं। ये वे संसाधन हैं जिनकी उत्पत्ति या तो हम स्वयं कर सकते हैं हम लोग, ठीक, या वे अपने से भी उत्पन्न हो सकते हैं। उन्हें हम लोग किसके आधार पर रखे हैं, उत्पत्ति के आधार पर। जैसे पेड़ पौधों को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, लगा सकते हैं, रोप करके भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, किसी नई किस्म के पौधों को भी हम कलम विधि द्वारा बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक, या किसी नए विधि के पौधे अपने से भी तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, उत्पत्ति के आधार पर रखा गया। उत्पत्ति के आधार पर दो है, एक जैव है और एक अजैव संसाधन है। इसके बाद बात करते हैं किस चीज की, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार का मतलब क्या है कि ये ऐसे संसाधन होते हैं जो समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि जो खत्म भी हो सकते हैं, ठीक है, तो प्रकृति उनका निर्माण कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक, तो समाप्यता के आधार पर ये ऐसे संसाधन है जो खत्म हो सकते हैं, जैसे नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। अब नवीकरण योग्य संसाधन अगर समाप्त हुए तो प्रकृति उनका फिर से निर्माण कर सकती है। हालत बहुत गंभीर है। चलो आगे देखते हैं। तो नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। समाप्यता के आधार का मतलब क्या है कि ये ऐसे संसाधन से जो समाप्त हो सकते हैं, तो उनको समाप्यता के आधार पर रखा गया है, जिसमें नवीकरण योग्य संसाधन आएंगे और अनवीकरण योग्य संसाधन आएंगे। अब नवीकरण योग्य क्या है और अनवीकरण योग्य क्या है, पूरा डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं किस चीज की, स्वामित्व के आधार पर। अब देखो स्वामित्व के आधार पर क्या है कि ये ऐसे संसाधन है जिस पर किसी न किसी का कब्जा होगा, जिस पर किसी न किसी का अधिकार होगा, वो स्वामित्व के आधार पर आएंगे। ठीक है, अब जैसे आप व्यक्तिगत संसाधन के विषय में बात करेंगे, तो व्यक्तिगत संसाधन का मतलब क्या होगा कि ये ऐसा संसाधन है जो किसी का निजी है, खुद का संसाधन है, उस पर व्यक्ति का ही अधिकार है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता, वो व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे मान के चलिए कि किसी का घर है, आपका घर है, तो आपके घर पर आपका ही अधिकार है, थोड़ी है कि पड़ोसी जब मन करे तब घुस जाए, ये चीज नहीं हो सकती। वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है, निजी संसाधन है। तो जिन चीजों को आप स्वयं के लिए बनाते हैं, आपका व्यक्तिगत संसाधन होता है। ठीक है, तो वे ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन के लिस्ट में रखे जाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन की कैटेगरी में रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, व्यक्तिगत संसाधन क्या है समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं किस चीज की, सामुदायिक संसाधन की। इसकी बात करेंगे, सामुदायिक संसाधन की। अब सामुदायिक संसाधन ध्यान दो क्या होगा कि जो सभी के लिए होगा, ऐसा संसाधन जो सभी के लिए होगा, वो सामुदायिक संसाधन होगा। जिनको सरकार लाएगी, ऐसे संसाधन जैसे जिनको सरकार लेके आएगी, वो सामुदायिक संसाधन होंगे। देश में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन है वो सामुदायिक संसाधन है। जैसे मान के चलो, देश में कोई सरकारी बस चल रही है, तो सामुदायिक संसाधन, उसमें सभी लोग जा सकते हैं। लेकिन अब किसी की पर्सनल गाड़ी जा रही है, उसमें थोड़ी भी कोई बैठ के चला जाएगा, इससे नहीं हो सकता भाई। तो सामुदायिक संसाधन क्या है कि जो सभी के लिए होते हैं। जैसे सरकारी स्कूल है, वो ध्यान देना सरकार का विद्यालय है, ठीक है, उसमें जिसके चाहे उसके बच्चे जाके पढ़ सकते हैं, वो हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। लेकिन वहीं प्राइवेट विद्यालय देखेंगे, उसमें हर किसी के बच्चे जाके नहीं पढ़ सकते, उसमें उसी के बच्चे पढ़ सकते हैं जो जाके उनका एडमिशन करवाएगा, ठीक है, और उसकी फीस भरेगा, वही पढ़ सकते हैं। तो प्राइवेट विद्यालय एक तरीके से ध्यान रखना, निजी विद्यालय होंगे, व्यक्तिगत संसाधन होगा। लेकिन सरकारी विद्यालय ध्यान देना, वो सामुदायिक संसाधन होंगे और वो सभी के लिए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं किस चीज की, राष्ट्रीय संसाधन की। अब राष्ट्रीय संसाधन क्या है, ये ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर राष्ट्र का अधिकार होगा। देश के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे, हर संसाधन पर ध्यान रखना अपने उस देश की सरकार का अधिकार होगा। जैसे अगर भारत में कोई भी संसाधन है, उस पर भारत सरकार का अधिकार है, आप माने या ना माने, उस पर भारत सरकार का अधिकार है। सरकार जब चाहे उसको अपने अधिपत्य में ले सकती है। अगर कोई संसाधन अमेरिका में है तो उसको अमेरिका की सरकार ले सकती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई चीज चीन में है तो उसको चीन की सरकार जो है वो अपने अधिपत्य में ले सकती है। बहुत गंभीर है, इस वजह से काफी दिक्कत है।
आगे बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन की। ठीक? तो राष्ट्रीय संसाधन जो किसी भी देश में पाए जाने वाले वे संसाधन होते हैं जो किसी भी देश में पाए जाएँगे। किसी भी देश के अंदर पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं, वो राष्ट्रीय संसाधन होंगे। ठीक है? अब ये नहीं है कि किसी का घर है तो वो राष्ट्रीय संसाधन है तो सरकार उस पर कब्ज़ा कर लेगी, ऐसी चीज़ों के ऊपर सरकार कब्ज़ा नहीं करेगी। किसी भी देश के अंदर जो भी संसाधन पाए जाएँगे, वो राष्ट्र की संपदा होगी, तो वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएँगे। लेकिन ये नहीं कि देश के अंदर अब किसी का घर-द्वार है, खेत-खलियान है, ज़मीन है, किसी की फसल है तो जब मन किया सरकार उस पे कब्ज़ा कर ली, नहीं, इनके ऊपर सरकार कब्ज़ा नहीं करेगी, ठीक है? इनके ऊपर सरकार कब्ज़ा नहीं करेगी, ठीक है? सरकार किन चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा कर सकती है? सरकार उन चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा कर सकती है, जिससे देश के विकास में कुछ प्रक्रिया मिले, आगे बढ़ सके। अब किसी की ज़मीन कब्ज़ किया तो सरकार देश का विकास थोड़ी आगे बढ़ा सकती है। जैसे कि किसी के ज़मीन में सोना हो गया, चाँदी हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, ऐसी कीमती अगर धातुएँ पाई गई, कीमती तत्व पाए गए, तो सरकार उसको अपने अधिपत्य में ले सकती है। तब सरकार उसको अपने अधिपत्य में लेकर के देश के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। तो वो क्या कहलाएँगे? राष्ट्रीय संसाधन। अब कोई ये सोच ले कि नहीं देश में हमारा घर भी आ रहा है, ये भी राष्ट्रीय संपदा है, सरकार जब चाहे तब हड़प ले, सरकार ये काम नहीं करेगी। अगर सरकार ऐसा कर रही है, तो आप उसके खिलाफ विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मीन में कहीं सोना, चाँदी या कोई भी कीमती वस्तु पाई जा रही है, या कोई भी कीमती धातुएँ पाई जा रही हैं, तो सरकार अगर उसको अपने कब्ज़े में लेगी, तब आप विरोध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रीय संसाधन है और वो राष्ट्र की संपदा है, उसको सरकार अगर लेगी, तो वो आप ही के लिए इस्तेमाल करेगी, उसमें आप ही का विकास करेगी, ठीक है? उसमें पूरे देश का विकास होगा। तो वो राष्ट्रीय संसाधन की कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं किस चीज़ की? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की कैटेगरी में उन संसाधनों को रखा गया है, जो ध्यान रखना किसी एक देश के ना होकर पूरे विश्व के हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र में हर देश से 100 डेढ़ 100 किलोमीटर की सीमा को छोड़कर उसके बाद के जितने समुद्र हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाती है और वहाँ जाने के बाद वो पूरे विश्व के संसाधन अगर उस क्षेत्र में कहीं भी कोई भी संसाधन पाया जाएगा, तो वो पूरे विश्व का संसाधन होगा, ठीक है? वहाँ से जो देश चाहे, अगर वो देश वहाँ से खोज किया किसी चीज़ की, तो वो देश वहाँ से जिस संसाधन को चाहे, वो वहाँ से निकाल सकता है। उसके लिए कोई उसको रोक-टोक नहीं सकता क्योंकि वो पूरे विश्व की संसाधन है, पूरे विश्व की संपदा है, तो वो पूरे विश्व की संपदा है, तो वहाँ से पूरा विश्व जिस भी देश को खोज करना है, जाके खोज कर सकता है और जो भी चीज़ें मिलेंगी उसको वो वहाँ से निकाल के अपने देश के विकास में यूज़ कर सकता है। तो वो क्या कहलाएँगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बाकी ज़्यादा डिटेल में बात करनी होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी लेंगे हम उसमें आपको समझा देंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द नेक्स्ट क्लास लें, कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है कि क्लास ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है? आगे चल रहे हैं, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा-सा विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर क्या है कि ये ऐसे संसाधन आएँगे जो किसी भी देश की विकासीय प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर ये संसाधन किसी भी देश में पाए गए, तो वो उस देश की विकास की प्रक्रिया को बढ़ा देंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। उन्हें हम लोग विकास के स्तर के आधार पर पढ़ते हैं। जैसे संभावी संसाधन। संभावित संसाधन में ऐसे संसाधन आते हैं जो किसी भी देश में भविष्य में पाए जाने की गणना रखते हैं, कि अगर जैसे मान के चलो कि वो संसाधन किसी देश में भविष्य में आ गए या अगर वो देश उन संसाधनों का भविष्य में खोज कर दिया तो वो क्या होगा और शक्तिशाली हो सकता है, उसकी विकासीय प्रक्रिया और ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है? तो वो संभावित संसाधन होते हैं। जैसे मान के चलो कि भारत में अभी बुलेट ट्रेन नहीं आई है, वो अलग बात है जापान बहुत पहले से दौड़ा रहा है, ठीक है? लेकिन भारत में अभी बुलेट ट्रेन नहीं आई है, तो बुलेट ट्रेन भारत के लिए संभावित संसाधन हो सकती है। हाइपरलूप की बात करें, ठीक है? ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये हाइपरलूप का चित्र है। अगर आपको हाइपरलूप के बारे में जानना होगा, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका एक वीडियो अलग से बना के दे देंगे, ठीक है? तो ये जो हाइपरलूप है, ये अभी भारत में नहीं है, ठीक है? ये जापान में है। जब ये भारत में आ जाएगा, तो ये ध्यान देना, भारत के लिए एक संसाधन हो सकता है। अभी भारत में अगर आने के विषय में सोचेगा, तो ये क्या है? भारत के लिए संभावित संसाधन हो सकता है। तो वो ये संभावित संसाधन में उन संसाधनों को रखा जाता है कि ये ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी भी देश की विकासीय प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है? अब मान के चलो विकसित भंडार की बात करते हैं, ठीक है? विकसित भंडार का मतलब क्या है कि ऐसे संसाधन या वह भंडार या संसाधनों का वह भंडार जो पहले से विकसित है, उस देश में खोजा जा चुका है और प्रचुर मात्रा में है, भारी मात्रा में है, उसे विकसित भंडार के नाम से जाना जाता है, उसे विकसित उसका नाम विकसित भंडार रख दिया गया है। जैसे किसी देश में मान के चलो अगर कोयले का विकसित पूरा भंडार ही पड़ा है, तो उसे किसकी कैटेगरी में रखेंगे? विकसित भंडार की कैटेगरी में रख। अब बात करते हैं किस चीज़ की? संचित कोष। संचित कोष का मतलब क्या होता है कि ये ध्यान देना संसाधनों का वह कोष होता है, जिसमें संसाधनों को सँभाल कर पहले से ही रखा जा चुका है। ठीक है? तो जिसमें संसाधनों को पहले से ही सँभाल कर पूरे अच्छे से रखा जा चुका है, उन्हें हम लोग क्या रखेंगे? संचित कोष। ठीक है? बाकी जितने भी चीज़ें हैं
सोचे थे कि क्लास को और अच्छे से लेंगे, ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को आपको समझाएँगे, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है? इस वजह से क्लास ज़्यादा लंबा नहीं ले पा रहे हैं और भी कई चीज़ों को आपको पढ़ाने के विषय में सोचे थे, लेकिन नहीं पढ़ा पाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए एक नेक्स्ट क्लास हमें लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है, इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हालत बहुत खराब है, क्लास नहीं ले पाएँगे सही से, ठीक है? तो एक नेक्स्ट क्लास और लेंगे, जिस क्लास में जितने भी चीज़ों में अगर आपके अंदर कोई डाउट भी रहेगा, तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में पूरे तरीके से कंप्लीट करके समझाएँगे, ठीक है? और प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट क्लास को जल्द से जल्द मिले, ठीक है? जैसे ही हमें कुछ राहत मिलेगी, कुछ आराम मिलेगा, हम नेक्स्ट क्लास को ले लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए